अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाजरीन, मई 2025 अब से 4 माह पहले दुनिया ने जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें भारतीय जारियत को देखा और उसके बाद ऑपरेशन बुनियाद मरसूस जो पाकिस्तान ने किया और भरपूर जवाब दिया, वो भी दुनिया में देखा। अब कोई 4 महीने बाद भारत को अचानक याद आ गया, जनाब उनके जो एयर चीफ हैं अमरप्रीत सिंह के इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारी गिराए, जिसमें F-16 भी है, J-17 भी है और C-130 भी है। अच्छा, उसके बाद इंडियन डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उनका एक बयान आता है कि कराची का रास्ता सरक्रीक से होता हुआ गुजरता है और बाकायदा पाकिस्तान को धमकी दी है कि वो जोग्राफिया और तारीख दोनों बदल देगा भारत। तीसरा, इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो एक तारीखी कामयाबी है और नेक्स्ट टाइम हम कोई ऐसी कार्रवाई करेंगे तो उसमें इंडियन फोर्सेस रिस्ट्रेन नहीं करेगी। दुनिया इस वक्त हंस रही है, इस वक्त इंडियन टॉप मिलिट्री पर्सनल की तरफ से ये जो बयान आ रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो मोदी सरकार है वो तो अपनी है ही, लेकिन उसके साथ साथ भारत की जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है वो भी अपनी भारतीय आवाम को, भारतीय जनता को बेवकूफ़ बनाने पर तुली हुई है। ऐसे में भरपूर जवाब तरफ से आया ISPR की तरफ से और उन्होंने कहा कि भारत अपनी हजीमत को फरामोश करके एक और तसादुम का ख्वाह है। भारत के इस एडवेंचर का या मिस एडवेंचर वटेवर जो भी है, इसका बहुत हौलनाक किस्म का जवाब दिया जाएगा और किसी भी किस्म की मुहिमजुई जो है वो ख़तरनाक तबाही का बाइस बन सकती है। ये मामला क्या है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। हमारे पैनल में अहमद अरबी तजियाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और साथ ही साथ हामिद अल मशरक़ी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अहमद साहब, आपकी तरफ आता हूं। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये 4 महीने बाद इंडियन टॉप मिलिट्री जो पर्सनल्स हैं, उनकी लीडरशिप है, उसको ये याद आ रहा है कि जनाब हमने बड़ा नुकसान पहुँचाया पाकिस्तान को, उसके 5 लड़ाका तैयारे गिरा दिया और वो अपनी कामयाबियाँ गिनवा रहे हैं। ये हो क्या रहा है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये जो अभी रिसेंट स्टेटमेंट्स आना शुरू हुई हैं, जब इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर वाला ड्रामा किया था और वो कोलैप्स किया था बहुत बुरी तरह राइट ऑन देयर फेसेस, तो उसी वक्त ये बात, इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल कि ये एक और मिस एडवेंचर प्लान करेंगे। और उसके मल्टीपल फैक्टर्स से बात ये थी कि भारत के अंदर एक तो जो जिस तरीके से इनकी एयरफोर्स जो थी, उस टोटल एयर सुपीरियोरिटी, एयर डोमिनेंस पाकिस्तान के पास थी, इन्होंने अपना जो इमेज बनाया हुआ था विश्व गुरु का, फिर इन्होंने जो इमेज बनाया हुआ था कि पूरे इस खत्ते के अंदर ये काउंटर बैलेंस हैं चाइना के, जो इन्होंने इमेज परसेप्शन बिल्ड किया हुआ था कि इंडिया इज इनविंसिबल, जो इन्होंने परसेप्शन बिल्ड किया हुआ था कि इंडियन डिप्लोमेसी इस वक्त रशिया से लेके, चाइना से लेके, अमेरिका और फिर जो ईस्टर्न यूरोप तक और इवन GCC तक इनका जो डिप्लोमेटिक क्लाउड था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो सारे का सारा जो बुनियाद जिसके ऊपर इस हिंदुत्वा ड्रिवन स्टेट की फाउंडेशन लेड थी, वो सब टूट गया था, खत्म हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था 6 मई से 10 मई के दरमियान में। और उसके बाद सिर्फ अभी तक पिछले 6 महीने के अंदर ये उस तबाही का सिर्फ रैकेज उठा रहे हैं, उस डिप्लोमेटिक तबाही का, उस मिलिट्री तबाही जो इनकी अपनी हुई। सो इस सारी सिचुएशन में हो ये रहा था कि भारत पिछले 20 साल से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा था, अपनी सॉफ्ट पावर को प्रोजेक्ट कर रहा था, अपने मिलिट्री माइट को प्रोजेक्ट कर रहा था पूरी दुनिया में, अपनी सिविलाइजेशनल डेप्थ का एक उसने हिस्टीरिया, एक उसने फेक इल्यूजन क्रिएट की हुई थी, जिससे पूरी दुनिया की तरफ वो जिसको लेके जा रहा था, जिसमें इनके योगा डिप्लोमेसी और इनकी स्पिरिचुअल टूरिज्म और ये सारी चीजें जो थी वो आ रही थी। तो इस सारे सिनेरियो में जब ऑपरेशन मार्का हक और बुनियाद मरसूस में पाकिस्तान ने इनको जवाब दिया, वो सारा कुछ, वो सारी फाउंडेशन, वो सारा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर जितना भी था जिस पे ये खड़ा था, वो टूट गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो पिछले 20 साल से चाहे TTP BLA की इंडिया स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी से लेकर पाकिस्तान के हमारे मुल्क के अंदर 5th जनरेशन फिर 6th जनरेशन वॉर इम्पोज की गई, पाकिस्तान जो कि एक एग्जिस्टेंशियल जंग लड़ रहा था अपने बॉर्डर्स के अंदर,
पाकिस्तान इस मार्का हक और बुनियानुल मरसूस के बाद इमर्ज करता है एज अ नेट स्टेबलाइजर, सिक्योरिटी गारंटर दुनिया के बहुत पावरफुल कंट्रीज को। और पाकिस्तान का होराइजन इस वक्त इंडिया से बढ़ के आगे निकल के फार बियॉन्ड इंडिया पहुंच चुके हैं। हम ना सिर्फ जीसीसी में बल्कि हम यूरेशियन रीजन में लार्जली अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपनी सिविलाइजेशनल डेप्थ को और कल्चरल डिप्लोमेसी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इस सारे चेंजिंग इक्वेशन में भारत को अब यही लगता है कि जो मार इन्होंने खा के, जो वीकनेसेस और जो तबाही उठाई है 6 से 10 मई के दरमियान में, कमजोरी जो इन्होंने दिखाई 6 से 10 मई के दरमियान में, उसकी भरपाई सिर्फ एक सूरत में हो सकती है कि कोई और इसी तरह का मिस एडवेंचर वो करें। लेकिन भारतीय थॉट प्रोसेस अभी भी इस बात को ग्रैब करने में नाकाम है कि 6 से 10 मई के दरमियान जो इन्होंने किया था वो भी एक मिस एडवेंचर था, और अब करने जा रहे हैं ये उससे बड़ा मिस एडवेंचर और इसका जवाब उससे बढ़कर जो है वो उनके लिए शर्मनाक होगा। मशरकी साहब ये फरमाइएगा, जो एक पाकिस्तान के पीस लविंग और स्टेबलाइजर के हवाले से बात हुई और सिक्योरिटी गारंटी के हवाले से बात हुई, और इस रिसेंट जो हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस के अंदर पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी, पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ इस वक्त खड़ी है, ये वो, और जिस तरीके से पाकिस्तान खड़ी है तो इंडिया का वो कोलैटरल डैमेज है, तो ये सारा वही चीज़ है जो रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पर इंडियन स्टेटमेंट। बिल्कुल। देखिए इमरान साहब, इंडिया जो है ना वो एक अपने मुकाफाती अमल का शिकार हुआ, और इंडिया के साथ जो सबसे बड़ा जो बात थी वो ये थी कि उसने अपनी आवाम को, जो 1.25 अरब आवाम है, उनको एक ऐसे धोखे में रखा हुआ था जिसके नतीजे में वो कभी खुद को दुनिया की तीसरी बड़ी मुआशी ताकत समझते थे, कभी चौथी, कभी वो समझते थे कि वो अमेरिका से भी आगे चले गए हैं और चाइना को भी पीछे छोड़ गए हैं, और कभी वो समझते थे कि दुनिया सारी का जो निज़ाम है शायद IT कंपनीज या ये और सारा कुछ वो इंडिया के बिना चल नहीं सकता। अच्छा, इस सारे के अंदर हुआ क्या कि पाकिस्तान ने हमेशा से कहा कि हम जो हैं हम रिस्ट्रेन करते हैं, हम पीस लविंग है, लेकिन अगर हम पे एग्रेशन किया गया, अगर हम पे जारहियत की गई, अगर कोई हम पे जंग थोपी गई तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। और वही हमने किया। हमने अपना जो बुनियादी तौर पर जो हक था जवाब देने का वो भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने जिस अंदाज में, बड़ी जो क्लियर बात है वो ये है कि हमने जिस अंदाज में पूरी दुनिया को ना सिर्फ अपनी ताकत दिखाई, अपनी सलाहियत दिखाई, अपनी कैपेबिलिटी दिखाई, उसके साथ साथ हमने ये भी दिखाया कि हम खित्ते की सेंसिटिविटी को समझते हैं। हम ये समझते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियर जंग हो सकती है। हम ये समझते हैं कि भारत की हठधर्मी के बावजूद पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है, और वो भारत जिसको अमेरिका या दूसरी खित्ते की ताकतें शायद इलाके में वो हेजमोनियल रोल या चौधराहट देना चाह रही थी, उनको समझ आई कि दरअसल अगर कहीं कोई पावर को बैलेंस कर सकता है तो वो पाकिस्तान है। अच्छा, इसके अंदर अभी हम बात कर रहे थे कि जनाब ये जो इंडियन आर्मी चीफ और एयर चीफ के बयानात हैं, तो मैं तो इसके ऊपर हंसने के अलावा यही कह सकता हूँ कि वही जो बात मैंने इंडियन चैनल पे भी कही कि जो मुक्का आपको लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मार देना चाहिए। यानी 6 माह के बाद इनको ये ख्याल आ रहा है कि हम भी कोई ऐसी कहानी गढ़ दें, तो वो कहानियां गढ़ने में और दुनिया को हकीकत दिखाने में बड़ा फर्क होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम मौजूदा सूरत हाल में देखें तो मोदी के ऊपर जितना प्रेशर आया 10 मई से लेकर और अभी तक पिछले 1 माह, उस प्रेशर के नतीजे में खुद भारतीय फौज, अफवाज के अंदर एक रिजेंटमेंट आई है। वो रिजेंटमेंट क्या है कि जी मोदी के गलत फैसले ने, मोदी की मिस कैलकुलेशन ने इंडिया को पूरी दुनिया में नहीं, लेकिन यहाँ पर सवाल यही उठ रहा है सर, ये जो डिफरेंस आ गया था, ये खलीज थी, लेकिन अब ये खलीज लगता है कि ये पार्ट हुई है। ये जो इनके मिलिट्री ऑफिशियल्स की तरफ से स्टेटमेंट है, मैं इसके ऊपर जानना चाह रहा था कि क्यों। मैं ये समझता हूं इमरान साहब, वो अब क्या हुआ है कि जो इनके मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो अब अपनी फेस सेविंग चाह रहे हैं। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि जी हमने जनाब अपनी कैपेबिलिटी उस तरह हमें मिसगाइड किया गया, हमें बुद्धि ने यूज किया, अगर हमें दोबारा करेंगे तो हम शायद दिखाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इंशाअल्लाह ये उनकी बदतरीन खुशफहमी होगी और उनको उसका बदतरीन रिजल्ट मिलेगा। ये बात दुनिया भी जानती है। बिल्कुल, इंशाअल्लाह, जरूर। अहमद हसन साहब, अब सवाल ये पैदा होता है जिसको वो एड्रेस कर रहे हैं, यकीनी तौर से पाकिस्तान को तो नहीं है, ना पाकिस्तानियों को है, हम तो पोस्टमार्टम कर रहे हैं यहाँ पर।
भारतीय जनता को अगर वो कर रहे हैं तो क्या वो उतनी ही बेवकूफ़ है कि उनकी बातें समझ लेगी, उनको सही मान लेगी? दूसरा ये कि इंडियन पार्लियामेंट के अंदर जो बैंड बजाई है इस वक्त मोदी साहब की और राहुल गांधी ने, वो भी अपनी जगह पे मौजूद है। वो तो ये है कि सिंपल आप आके कह दीजिए कि जनाब उसका सीज फायर में ट्रंप का कोई किरदार नहीं है और कितने तैयारे आपने गिराएं या कितने आपके गिरे ये बताइए, तो वहाँ तो खुद उनकी क्लास हो गई है। देखें, रशियन थिंकर हैं, एडवाइजर हैं व्लादिमीर पुतिन के, अलेक्जेंडर ड्यूगिन। उन्होंने अभी पिछले दिनों एक रिसर्च पेपर लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पूरी दुनिया के अंदर जो भारत हो गया, इवन अमेरिका की बात उन्होंने की, स्पेशली उन्होंने साउथ एशियन कंट्रीज की बात की कि यहाँ पे कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पे इंफॉर्मेशन के एको चैम्बर्स बन चुके हैं और पॉलिटिक्स के एको चैम्बर बन चुके हैं। मिसाल के तौर पे पोलराइजेशन इतनी ज्यादा है इंडिया के अंदर कि एक ग्रुप है जो आउटराइटली अगेंस्ट है नरेंद्र मोदी और इसकी हेजेमोनिक पॉलिसीज के, बोथ विद इन एंड विदाउट, और एक ग्रुप है जो जिनको भक्त और संगीज भी कहा जाता है, जो बिल्कुल आरएसएस के फॉलोअर्स हैं, जो कल्टिस्ट हैं, व्हिच बेसिकली इज द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आदित्य कुमार, डोवल, जयशंकर। सो उन्होंने ये जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, एक तो बिहार के इलेक्शंस, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। दूसरी बात ये कि जो ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस ऑडियंस के लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऑडियंस तो इसको कंज्यूम करेगी। वो ऑडियंस फलती फूलती, इस तरह एक वैम्पायर ब्लड के ऊपर पलता और फूलता है, उसी तरह ये जो भक्त और संगीज हैं ये एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट के ऊपर फलते और फूलते हैं। तो जो आपके सवाल का जवाब है वो ये है कि यस, जिस ऑडियंस को वो सुनाना चाह रहे हैं वो ऑडियंस उनकी बात मानेगी। ठीक है, यानी ये वो बिहार का इलेक्शन है जिसने क्रिकेट को भी तबाह किया, और इस वक्त जो है वो बिहार का इलेक्शन जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स और मोदी की अपनी पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द है, चाहे उसकी कोई भी कीमत हिंदुस्तान को अदा करनी पड़े। मेरे साथ पूरा पैनल मौजूद है, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे जी। अहमद साहब, ये बिहार का इलेक्शन इससे पहले भी होता रहा है, लेकिन क्या इस वक्त ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया, ये इसकी इतनी अहमियत हो गई कि आरएसएस या फिर मोदी सरकार जो है वो सब कुछ इस स्टेक के ऊपर लगाने के लिए तैयार है इस इलेक्शन को जीतने के लिए? देखिए, इसमें देखें तो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट अबाउट बिहार इलेक्शन ओनली, लेकिन जिस टाइमिंग के ऊपर ये बिहार का इलेक्शन हो रहा है उस वक्त के जब नरेंद्र मोदी पे कांग्रेस की तरफ से, तो एक कांग्रेस आपने देखा है कि पिछले 10 साल से कांग्रेस को बिल्कुल दीवार के साथ इन्होंने लगा दिया। कांग्रेस बोलने की भी सकत नहीं थी। वो ये ऑपरेशन मार का हक बुनियादन महसूस हुआ कि जब ये सारे जिनको ये परसिक्यूशन और इनको बिल्कुल दीवार के साथ ऑपोजिशन को लगाया जा रहा था, इनको एक ब्रीदिंग स्पेस मिली और इनमें हिम्मत आई नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात करने की। कांग्रेस भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि द गॉड फादर ऑफ इंडिया मोहन भगवत जो है वो मोदी के खिलाफ है। वो भी योगी आदित्यनाथ के बिहाफ पे लॉबिंग कर रहा है कि मोदी को हटाया जाए और योगी को लेके आया जाए। वो भी कह रहे हैं कि मोदी 75 साल का हो गया, मोदी को अब हट जाना चाहिए। अमित शाह यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक और कंटेंडर है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। सो अंदर भी डिवाइड है, बाहर भी डिवाइड है। इंडिया के अंदर इस वक्त जो इंसर्जेंसीज हैं वो पिछले 70 सालों में सबसे ज्यादा ताकतवर है। नागालैंड के अंदर, मणिपुर के अंदर, सिक्किम के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, खालिस्तान जो इंडियन पंजाब है वहां पे द्राविड़ा की जो मूवमेंट है, इस सारे चेंजिंग जियोपॉलिटिकल जो इंटरनल, कहते हैं कि एक बड़ी मशहूर सेइंग है, द नेशंस डोंट फॉल, दे फॉल अपार्ट। इंडिया इस वक्त इज एक्चुअली फॉलिंग अपार्ट, और इस सिचुएशन में बिहार का इलेक्शन जो होगा वो डोमिनो इफेक्ट होगा। वो डिसाइड करेगा कि आने वाले इलेक्शंस किस तरफ जाएंगे। तो ये इनके लिए लाए और डाई मूवमेंट है इंडिया के लिए। इस वजह से इनका बहुत ज्यादा फोकस है इस बिहार के इलेक्शन के ऊपर, और फिर इसके इर्द गिर्द जो है जो ये कैंपेन सारी अपनी हेजेमोनिक बिल्ड कर रहे हैं वो इनके इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट। मशरकी साहब, फिर तवक्का की जा सकती है कि किसी भी मिस एडवेंचर की बिहार के इलेक्शन को लेकर, और जो इतना पूरा रश्मि डाली है इस वक्त अहमद हसन साहब ने, कि किसी भी किस्म की तवक्का की जा सकती है इंडिया से या मोदी से? देखिए, बात यह है कि इमरान साहब, जुनूनीपन और पागलपन की तो कोई वजह नहीं होती। अगर वो इस तरह का और हद भी कोई नहीं होती,
हर्बी कोई नहीं जी। और मैं ये समझता हूँ कि उसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और इससे मैं एग्री करता हूँ हसन साहब से कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कोई भी मिस एडवेंचर की। लेकिन मेरा ख्याल ये कि उसको दुनिया को भी पता है, दुनिया भी सारी जानती है, और अगर जहां वहां पर जो सेन वॉइसेस हैं, जो कोई होशमंदी वाली बातें करने वाले लोग हैं, वो किसी हालत में भी मैं नहीं समझता मोदी को इस चीज की इजाजत देंगे कि वो एक इलेक्शन के लिए या अपने डूबते इक्तदार के लिए, अपने डूबते सूरज के लिए वो पूरी कौम को जंग में झोंके। और यही वो बात है जिसको मेरा ख्याल ये कि इंडिया में भी कहीं ना कहीं अब समझा जा रहा है, और इससे इनकार नहीं है कि बहरहाल अमित शाह हो या आदित्यनाथ योगी हो या दो हो, वो सारे ये बात समझ रहे हैं कि मोदी का अब टाइम खत्म हो रहा है, और मोदी जाते जाते कोई इंडिया को इतना बड़ा डैमेज ना कर जाए कि आने वाला कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो, उसको संभालते हुए ही कई दहाइयां चाहिए हो। हकीकत ये है कि अगर आज इंडिया कोई मिस एडवेंचर की कोशिश करता है, तो मेरा ख्याल ये कि पूरी दुनिया को भी पता है, पाकिस्तान की तैयारी भी वहीं खड़ी है, और सबसे बढ़कर ये कि खुद अमेरिका की जानिब से जिस तरह पहले बीच बचाओ कराया गया, मेरा ख्याल ये कि अमेरिका की जानिब से भी अब बीच बचाओ किसी और अंदाज से करवाया जाएगा। तो इस हवाले से देखना होगा इनको। सही, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया सर। हसन साहब, अमेरिका ने बीच बचाव कराया, सीज फायर कराया, नहीं मानता भारत इसको, नहीं मानता मोदी इसको, क्यों नहीं मानता? वजह क्या, उनकी मजबूरी क्या है? देखें, बात ही होती है कि जब आपकी फॉरेन पॉलिसी आपकी फॉरेन पावर प्रोजेक्शन की बजाय आपके इंटरनल इलेक्टोरल कॉलेज को सेटिस्फाई करने का एक टूल बन जाए, तो फिर आपकी फॉरेन पॉलिसी पूरी दुनिया में एक इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट बन जाती है। भारत अपने आप को, क्योंकि इतना अपने स्किज़ोफ्रेनिया, ये जो हिंदुत्वा की रियासत है, ये अपने आप को, इनके ऑफिशियल्स जो हैं वो ये बात करते हुए, इनके क्लिप्स मौजूद हैं बाकायदा तौर पे, कि जो हिंदू राष्ट्र जब था आज से 600 साल या 2000 साल पहले, दो इनकी तारीखें हैं, तो ये कहते थे कि ये दिल्ली से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक था। सो जब इस स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर इनका एक थॉट प्रोसेस कायम हो, जब वो ये बात करें कि ताजमहल जो था इसके नीचे भी हमारा कोई मंदिर था और इसके ऊपर ताजमहल बना दिया, हम ये भी हमारा ही बनाया हुआ था, जब इस स्किज़ोफ्रेनिया के साथ आप स्टेट क्राफ्ट को बिल्ड करें, तो फिर आप इस तरह की एम्बैरेसमेंट्स आपको होती रहती हैं। फिर आपकी ह्यूबरिज्म जो है वो डिसाइड करता है कि आपकी नेशनल पॉलिसी किस तरफ जा रही है, लॉजिक जो है और जो सेंसिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल। लास्ट में मैं जानना चाहूंगा मशरकी साहब आपका व्यू इंडियन मीडिया के हवाले से। चले, इंडियन पॉलिटिक्स में बिहार का इलेक्शन बहुत बड़ी चीज, लेकिन जिस रेटिंग की दौड़ में इंडियन मीडिया अपनी आवाम को गुमराह कर रहा है, वो कितना बड़ा डैमेज करेंगी और उनसे क्या तवक्का है इस वक्त इंडियन मीडिया से? देखिए इमरान साहब, मैं समझता हूँ कि इंडियन मीडिया जो है वो एक्चुअली सिर्फ एक गोडी मीडिया के टूल के तौर पे काम करता है। वो ये जानता है कि वो सब झूठ बोल रहा है, वो ये मानते हैं कि वो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, वो ये मानते हुए कहते हैं कि जी ठीक है, हमारे इस प्रोपेगेंडा से अगर वो एक्साइटमेंट क्रिएट होती है तो हमारा यही मकसद है। यानी कि एक उन्होंने अपनी कौम को इतना मैं समझता हूँ बेवकूफ और नालायक समझ लिया है कि उस सारी एक्साइटमेंट को दीदा दलेरी से आग की तरफ ले जा रहे हैं, और वो उसकी कौम जो है उसको एक्सेप्ट करती जा रही है। मैं समझता हूं कि इसकी कीमत बड़ी भारी चुकानी पड़ेगी, और इसी की वाहिद एक सबसे बड़ी मिसाल यह है कि इंडियन मीडिया की पूरी दुनिया में आज कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। कोई रिसर्च पेपर हो, कोई आर्टिकल हो, कोई चीज हो, इंडियन सोर्स को एज ए क्रेडिबल सोर्स नहीं लिया जाता, इंडियन मीडिया हो या इंडियन इवन पेपर्स हो, इसी वजह से कि उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। तो मेरा ख्याल तो यह है कि वो एक बेबस और एक बेकार चीज है जो कि आवाम को एक एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद हसन अल अरबी और हामिद अल मशरकी, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनी तौर से इंडियन मीडिया अपनी आवाम को, न सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में जो उनकी एक क्रेडिबिलिटी थी वो इस वक्त स्टेक के ऊपर लग गई है। बल्कि अब जैसे कि मशरकी साहब ने कहा कि उसको, उसके सोर्स को जो है वो भी सही नहीं माना जाता, क्रेडिबल नहीं माना जाता। तो ये कीमत है जो इंडिया में अदा करनी पड़ेगी उनकी मीडिया इंडस्ट्री को। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बताएंगे आपको तबाहशुदा सड़कों के ऊपर दुबई वाले जुर्माने, ये क्या मामला है, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब आपको बताते चलें कि जनाब मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 के सेक्शन 121A के तहत कराची में इस वक्त डीमेरिट बेस्ड सिस्टम
जो ई चालान सिस्टम नाफिज कर दिया गया है और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। खुदकार कैमरे जो हैं वो ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वालों की न सिर्फ पिक्चर खींचेंगे, उनकी निशानदेही करेंगे, बल्कि उसी वक्त उनके जो है वो चालान जो है वो भी कट जाएगा और साथ ही साथ हैवी पेनल्टी इसके ऊपर लगी है। इस पूरे सिस्टम से जाहिर है कि इसका मकसद ट्रैफिक को डिसिप्लिन करना है और ये ई चालान सिस्टम या आप कहिए कि डीमेरिट बेस्ड सिस्टम जो है वो लाहौर में है, फैसलाबाद में है, मुल्तान में है, पिंडी में है, भावलपुर में है, लेकिन सिर्फ कराची में इम्पोज किया गया। लेकिन अवामी हल्के जो है इसमें बहुत तशवीश पाई जा रही है और वो ये तशवीश इसके भारी भरकम जुर्मानों को लेकर है। सिंध हुकूमत किस तरह से इस पूरे मामले को देख रही है और बेसिक क्या इसकी स्प्रिट है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। सुखदेव हिमानी साहब जो कि तर्जुमान हैं सिंध हुकूमत के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जनाब आपके वक्त का। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या इस वक्त सिंध हुकूमत के जहन में है कि ये गाज़ा की तबाह हाल शुदा जो कराची की सड़कें हैं इस पर दुबई वाले जो चालान काटे जाएंगे लोगों के, क्यों? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, रोड्स वाली बात तो सेपरेट होगी, जो ट्रैफिक डिसिप्लिन वाली जैसे आपने बात की, जो डिसिप्लिन करना ट्रैफिक की बात सेपरेट होगी। इसके दो एस्पेक्ट हैं इस कानून को इन्फोर्स करने के लिए। सबसे पहले मैं वजाहत करता चलूँ, सिर्फ कराची में नहीं पूरे सिंध में इन्फोर्सेबल है। इनिशिएट कराची से हो रहा है, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट होकर हैदराबाद, बिफुका, सक्खर और जो भी दीगर अर्बन एंड रूरल एरियाज है ऑफ सिंध, वहाँ पे इसको फेज आउट कर देगा। नंबर 1। नंबर 2, दो इसके एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से इसको लाना हमने गवर्नमेंट ने जरूरी समझा। दुनिया देखिए अभी टेक्नोलॉजी बेस्ड ये सिस्टम दुनिया में 10 साल पहले से 12 साल पहले से आ गया। हम ऑलरेडी 10 साल 12 साल लेट हैं। इसकी नीड की ऊपर आपने देखा होगा 2025 जब से शुरू हुआ है एक सडन शार्प राइज आया है कराची में एंड ओवरऑल सिंध में, और मेनली कराची में जो ट्रैफिक इंसिडेंट्स हैं, ट्रक डंपर्स हो गए, ट्रॉलर्स हो गए, वो कोलिजन कर रहे हैं। बाइक पे अगर कोई फैमिली जा रही है, कोई बंदा जा रहा है तो उसको कुचल देते हैं, वो उनकी कीमती जानें जाया हो जाती हैं हमारे शहरियों की। नहीं, लेकिन हिमानी साहब आपने बेसिक रूट कॉज देखा है कभी इन एक्सीडेंट्स का? आपने उन सड़कों का हाल देखा है जहां पर आप ये इंपोज करने जा रहे हैं? जी मैं उसी चीज पे आ रहा था। उसी रूट कॉज में अक्सर आप चीज देखते हैं कि जो डंपर ड्राइवर होते हैं या कंफ्यूज में होते हैं या जुवेनाइल ड्राइवर होते हैं 18 साल से कम, या जो होते हैं वो अनट्रेन्ड ड्राइवर्स होते हैं, या सेफ्टी किट्स उन्होंने लगाई नहीं होती, या अनफॉर्चुनेटली फिर हमारे जो बाइकर्स भी होते हैं वो सेफ्टी किट्स अपनी नहीं पहन रहे होते, जैसे हेलमेट हो गया, या तीन चार लोग एक बाइक पे जा रहे होते हैं, या जुवेनाइल ड्राइविंग बाइक 14 साल का 12 साल का 15 साल का बच्चा को बाइक चला रहा होता है। बड़ी माजरत के साथ हिमानी साहब, बड़ी माजरत के साथ येट अगेन आपका फोकस सिर्फ स्टीयरिंग या वो बाइक चलाने वालों के ऊपर है। मैं सड़कों की बात कर रहा हूं जहां पर मेन कॉज, रूट कॉज जो टूटी फूटी सड़कें, आप साइट एरिया में जाइए, आप सदर में जाइए, आप गुलशन की तरफ चले जाइए, जौहर की तरफ चले जाइए, नाजमाबाद की तरफ चले जाइए, न्यू कराची की तरफ चले जाइए, कराची में कहीं पर भी चली जाइए, वहां पर सड़कों का आप हाल देखें आप। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि जनाब रेकलेस ड्राइविंग होती है, इसको काबू पाया जाए। मेरा यहां पर पॉइंट है, ये जो हैवी पेनल्टीज आप लगाने जा रहे हैं, सड़कें कौन सा पहले सही करेगा? इमरान साहब, इफ यू अलाउ मी प्लीज, अगर आप रूट कॉज से जो बात कर रहे हैं, जो एक्सीडेंट्स कराची में होते आ रहे हैं, उनका रूट कॉज सड़कें नहीं है, उनका है रेकलेस ड्राइविंग। बाइक पे अगर कोई जा रहा है, उसको पीछे डंपर आएगा, 100 की स्पीड में कुचल के चला जाएगा, या बाइक पे कोई 10 साल 12 साल 15 साल का बच्चा बाइक चला रहा होगा तो उससे नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत ये समझती है कि सड़कें जो है वो एक्सीडेंट का बाइस नहीं है, आप तो ये कह रहे हैं? फिर मैंने कतई ऐसे नहीं कहा। मैंने कहा कि जो मेन रीजन है इस चीज का, आप रूट कॉज की बात करते हैं, जो सडन राइज आया 2025 से, उसका रूट कॉज अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो ये जो डंपर और सारी हैवी व्हीकल हो गई या लाइट कमर्शियल बाइक, अगर कोई रेन से इफेक्टेड कोई अभी सड़क हुई है या कोई सड़क किसी प्रोजेक्ट के लिए खुदी हुई, तो उसके ऊपर भी अगेन गवर्नमेंट ने इस चीज को एड्रेस किया हुआ है। नेवरदलेस पहले नहीं, कहां किया है एड्रेस, कहां किया है? हमें दिखाइए ना। आप जरा एक चक्कर लगाइए सर, आप कराची की सड़कों का एक चक्कर लगाइए, उसके बाद हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ ये है, नंबर 1। नंबर 2, आप क्या कह रहे हैं कि रॉन्ग वे पर मोटरसाइकिल चलाने पर 25,000 रुपए जुर्माना,
कार या जीप चलाने पर 30,000 रुपए जुर्माना, हैवी व्हीकल यकीनन इसके ऊपर जुर्माना हो, 1 लाख रुपए जुर्माना बिल्कुल सही है, होना चाहिए। भाई कराची में क्रिक आपका जो है वो मोटरसाइकिल का है, कितने यहाँ पर गरीब आवाम है, 25,000 रुपए अगर आप जुर्माना लगाने जाएंगे तो ये एक सोशल अनरेस्ट नहीं आएगा इस शहर के अंदर? और अभी आप तख्ता मश्क सिर्फ कराची को बना रहे हैं, क्यों नहीं इसमें आपने खैरपुर को शामिल किया, क्यों नहीं लड़कानों को किया, क्यों नहीं हैदराबाद को किया, क्यों नहीं भाई? ये कराची के ऊपर, कराची वालों के ऊपर ये सारे मशक़ें क्यों की जा रही हैं? इमरान साहब, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया, ये कानून सिर्फ कराची में इन्फोर्सेबल नहीं है, पूरे सिंध में इन्फोर्सेबल है। अगर इस आप कानून की कॉपी उठा के देख ले, पहली बात। नहीं तो प्रैक्टिकली सर इम्पोज तो आपने कर दिया है। मुझे बताइए ना, आपने कहा कि अभी हम कराची में लगा रहे हैं। अलाउ मी टू स्पीक ना, लेकिन आप पॉइंट के ऊपर बात करें ना सर, आप थोड़ा मुझे बात करने देंगे तो मैं बोलूंगा ना जनाब, आप मुझे बात तो करने देना, मैं इसको फिर एड्रेस करूंगा ना। ये पूरे सन में इन्फोर्सेबल है, इनिशिएट कराची से किया क्योंकि इसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। राइट टू बे हो गया, आपके कैमरास हो गए, एनपीआर कराची में है तो फेज आउट सर, कराची में है, कराची में बिल्कुल अभी नाफिस हो गए एनपीआर कैमरास आपकी। पूरी जो हमने पूरा अपने सिस्टम दिखा होगा, सेफ सिटी का प्रोजेक्ट हो गया, या अजरक नंबर प्लेट्स के अंदर एनपीआर कैमरा हो गया, S4 का प्रोजेक्ट हो गया। हमने फिर जो है पुलिसिंग आ गई। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सिंध गवर्नमेंट कौन सी दुनिया में रह रही है? सिंध गवर्नमेंट या फिर सिंध गवर्नमेंट के लोग कराची को किस तरह से जानते हैं, किस तरह से जाकर देखते हैं कराची की सड़कों को? आप जो हमें बता रहे हैं वो सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन जाके देखें ना, आज भी आप उठाएं, टीवी उठाएं और कहीं पे एक्सीडेंट कोई ना कोई हुआ होगा। लाइसेंस इस चीज को, फिर रोड से फिर खैरपुर से मुल्तान, इसको आप कंसाइज कर ले। सवाल को मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ आपके सवाल का। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि अच्छा ये मुझे बताइए, लाहौर में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, पिंडी में, भावलपुर में, पंजाब में वैसे तो बड़ी मुखालफत होती है पंजाब की, लेकिन बहुत कुछ सीखने की जरूरत है हमें पंजाब से, सिंध को बिलखुसूस। क्या वहां पे इतनी हैवी पेनल्टीज हैं? क्या वहां पे इतनी भारी भरकम जुर्माने लगा के ट्रैफिक सही किया गया है? मुझे एट द मोमेंट नहीं पता कि वहां पे पेनल्टीज क्या है। पेनल्टीज तो पता होना चाहिए ना आपको, आप तर्जुमान है सिंध हुकूमत के, आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट के ये सबसे ज्यादा पैरामाउंट जो हमारे लिए वो है इंसानी जान। अगर हम हैवी पेनल्टी लगा के किसी की जान और माल की हिफाजत कर सकते हैं, ट्रैफिक डिसिप्लिन ला सकते हैं, एक ट्रक ड्राइवर को, डंपर ड्राइवर को रोक सकते हैं, सारा देखिए अगेन बच्चे को अपना डंपर ना दे। सर बड़ी ज्यादती इस वक्त हो रही है। सर मुझे मेरी बात सुनिए, आप डंपर ट्रॉलर की बात कर रहे हैं, के ऊपर 1 लाख का जुर्माना लग रहा है कि आप बिल्कुल करें। मैंने कहा बिल्कुल, आप बिल्कुल हैवी व्हीकल के ऊपर करें, डंपर नहीं चलाएंगे। ये मोटरसाइकिल आपको पता है, बार वायलेशन करेंगे आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। आप हेलमेट नहीं पहनेंगे अपनी हिफाजत के लिए तो आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। आप अपनी फैमिली को, आप मुझे बताइए सर, आप मुझे बताइए, मैं आपको स्पॉट तो आपको पेनल्टी होगी। इसमें बुराई क्या? नहीं, कोई बुराई नहीं है सर, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, नॉट एट ऑल। उसमें बुराई क्या है? सर सुने एक सेकंड, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, गवर्नमेंट का अच्छा इकदाम नहीं है। नहीं, अच्छा इकदाम सिंध गवर्नमेंट, आप सड़कों के ऊपर तो आ ही नहीं रहे, आप हैवी व्हीकल के ऊपर आ रहे हैं, आप डंपर्स के ऊपर आ रहे हैं। भाई आप सड़कें पहले पूरी करें, सही। दूसरी चीज, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक बात मुझे बताइए, आपकी ट्रैफिक पुलिस सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे क्या कर रही होती है? सिर्फ पकड़ धकड़ कर रही होती है। आप जरा भी शाम में निकल के देखिए, ट्रैफिक पुलिस आपकी क्या कर रही होगी? सिर्फ ये सारा निजाम आप इसके ऊपर कैमरे के ऊपर लगा के ट्रैफिक पुलिस क्या करेगी? रेगुलेट करने के लिए हम खुदकार ये सारा सिस्टम करने जा रहे हैं, और इंटरनेट की हालत हमारे सामने है कि इस वक्त सही नहीं हो पा रही है। सर ये मुझे मामला आते हैं, 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक जो तीसरी का पार्ट, आपकी आवाज कट रही है सर, पुलिस काम कर रही है, अगर ट्रैफिक पुलिस उसको मैनेज कर रही है सुबह से लेकर शाम तक। कराची में आप देख लें 2 करोड़ से ज्यादा अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स इंक्लूडिंग योर बाइक्स, बसेस, कार्स, तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक पुलिस तो उसको मैनेज करेगी ना। नहीं, वो उसका काम है, लेकिन फिर हमारी भी जिम्मेदारी है, हम भी जगह जगह ले जाके दिखाएं कि कहां पर रिश्वत ली जा रही है। नंबर 1। नंबर 2, मैं तो ये इस पे आप हमें अप्रिशिएट करें ना कि ये लॉ आया है, तो ये तो इस चीज को बिल्कुल ही सरे से खत्म कर देगा। ट्रैफिक पुलिस वाले का वास्ता ही नहीं होगा चलान के साथ, करप्शन की जो है बेसिकली आपका सबसे बड़ा रेवेन्यू सर, सिंध गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रेवेन्यू बेस जो है ये ई चालान हो जाएगा। आप ये क्यों नहीं देख रहे?
आपका अगेन पूरी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट होता है डिटेरेंस का, कि आपको एक डर होता है कि आप कानून ये डिटेरेंस पंजाब में है वायलेशन होगी। ये डिटेरेंस दुबई में भी है, अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, वो हर जगह है। उनकी सड़कें देखें हर मामले में। नो सर, उनकी सड़कें देखें। हम 10 साल पीछे जा रहे हैं, हम 10 साल पीछे जा रहे हैं, तो आप तो इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं बिल्कुल अप्रिशिएट कर रहा हूँ। 10 साल पीछे है, पूरा मुल्क पीछे है। हिमानी साहब, अगर हम एक स्टेप उसमें फॉरवर्ड ले रहे हैं, अगर आप देखें ना, डंपर जो है कोई डंपर, यार खुदा का खौफ करें सर। कुछ मैं आपसे एक बात ये कह रहा हूं, आप पूरी दुनिया की मिसालें दे रहे हैं, आपने उनकी सड़कें देखी हैं। आपका ये अभी मैंने कहा फैसलाबाद में, लाहौर में, मुल्तान में, भावलपुर में, वहां पर ये है क्या? वहां पे इतने हैवी पेनल्टीज हैं क्या? वहां पे ये तो कराची में आप सोशल अनरेस्ट करने जा रहे हैं अगर आप इतने हैवी पेनल्टीज लगाने जा रहे हैं। आप रेशनलाइज कीजिए, इस खुदकार सिस्टम से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीजें बेहतर होंगी। और गवर्नमेंट कहती है रेशनलाइजेशन का पूरा है, जो देखे ना, एक डंपर है, 2 करोड़ का डंपर है, 3 करोड़ का डंपर है, उसके पीछे पूरा माफिया होता है। अगर 3 करोड़ का डंपर जो 30 करोड़ के बिजनेस को चला रहा है, उसके ऊपर कितने डंपर होंगे? तो मेरे ख्याल में जस्ट है। सुने नहीं, कितने डंपर्स आर मोर देन 10,000 इन कराची। मैं मोटरसाइकिल्स कितने? हमारा जो पिछड़ा सेगमेंट कह लें या लोअर इनकम में आते हैं, वो बाइकर सेक्शन है, उस पे ऑन एन एवरेज जो पेनल्टी वो 5,000 की है। हाँ। एक का आधा इंसिडेंट ऐसा जिसमें 25,000 लगाएगी, बाकी जो 59 पॉइंट्स हैं, उस 5,000 पे आपने तादाद देखी है कराची में बाइकर्स की कितनी है? सर जी, कराची में बाइकर्स की तादाद आपने देखी है कितनी है? सर अगर सर आप 5,000 को देखेंगे, इंसानी जान को देखेंगे। मैं इंसानी सर, मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स की, आप मुझे सही नहीं, आप मेरी बात को सही नहीं ले रहे हैं सर। खौफ से कोई गरीब बंदा जो बाइक पे बैठ रहा है, वो मजबूर हो जाता है, वो खुद भी हेलमेट पहने, अपनी बीवी को भी हेलमेट पहनाए, अपने बच्चे को भी हेलमेट पहनाए, 3 बंदों को सर मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। आई विल अप्रिशिएट हर सेंसिबल इंसान के डर में कि वो उसको जाए। हिमानी साहब, हर सेंसिबल इंसान जो है रूल ऑफ लॉ को अप्रिशिएट करेगा। मैं भी एक जो है कानून के दायरे में हूं और मैं भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन मेरा इख्तिलाफ सिर्फ इस चीज़ से है कि आपने अपनी सड़कें देखी हैं जिनके ऊपर ये आप हैवी पेनल्टीज लगाने जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या पाकिस्तान में और शहरों में इतनी हैवी पेनल्टीज हैं इस चालान के अंदर? ये बस दोनों मेरे सवाल हैं, आप इनके ऊपर मुझसे बात कीजिए प्लीज। मेरी नजर पेनल्टीज हैं, ये अभी भी कम है। ठीक है, फिर ये वही सोच है जो वो कह रहे थे पुलिस चीफ के, जब हम लाख रुपए जुर्माने करने जा रहे हैं। खुदा का माने आप लोग यार, आप जाके सड़कों को देखें कि क्या हाल है। कितने एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ गड्ढों की वजह से होते हैं। आपने देखा कभी? बारिश में जाके आप निकल के देखें इस शहर में, जो इस शहर के साथ हो रहा है। बहरहाल आप हमारे साथ मौजूद थे सुखदेव हिमानी साहब, तर्जुमान सिंध हुकूमत के, और इस अहम इशू पे अपना नज़रिया नुक्ता नज़र पेश कर रहे थे। और उनका कहना यह है कि उनके हिसाब से और ज़्यादा जो है हैवी पेनल्टीज होनी चाहिए थी। तो आगे आने वाले वक्तों में मुझे यही रहा है कि सिंध गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो रेवेन्यू बेस्ड होगा वो यही ई चालान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और नाज़रीन आपका भी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।